नमस्कार, लाइव टाइम के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और हमेशा की तरह मेरे साथ में मौजूद हैं लाइव टाइम्स इनपुट एडिटर धर्मेंद्र सिंह जी। तो आखिरकार दिल्ली को उसका नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। आतिशी ने आज सीएम पद की शपथ ली, उनके साथ अन्य कुछ मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में जो काम रुका हुआ था वो बागडोर जब आतिशी संभालेंगी तो कितने वो काम हो पाएंगे। और ये जो उनका कार्यकाल जो बार बार वो कह रही हैं कि ये 4 महीने का कार्यकाल है, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता एक बार फिर से चुनेगी और अरविंद केजरीवाल जी अपनी जो कुर्सी है सीएम की वो एक बार फिर से संभालेंगे। लेकिन एक बड़ी चुनौती आतिशी के सामने जरूर है। उन चुनौतियों पर भी बात करेंगे, दिल्ली की सत्ता की भी बात करेंगे, आने वाले चुनाव की भी बात करेंगे। ओवरऑल इस पर आज हम इस खास टॉपिक पर बने रहेंगे। धर्मेंद्र जी, इतना आसान है अरविंद केजरीवाल का दोबारा से सीएम बनना, जबकि आतिशी कहती हैं कि 4 महीने के लिए हूं, उसके बाद एक बार फिर से दिल्ली की जनता चुनेगी अरविंद केजरीवाल को, फिर से सत्ता में आ जाएंगे। ये राह इतनी आसान है? इतनी आसान तो नहीं है, क्योंकि देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि लोकसभा चुनाव में मोदी ने बोला था कि 400 सीट जीतेंगे, लेकिन आई 240 सीटें। और अभी जो है इसी तरह से जो है अभी से कहना कि केजरीवाल जीत रहे हैं तो जीतते रहेंगे, ये अभी सवाल बना हुआ है। क्योंकि इसमें इसीलिए कि देखिए अभी बीजेपी भी तैयारी शुरू कर रही है, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि केजरीवाल जो है केंद्र में बैठ के और मोदी को चुनौती दे रहे हैं और जो है और उनके लिए जो है एक तरह से जो है कांटे की तरह चुभता है ये बात। हाँ, तो इस बार बीजेपी नहीं लगता है कि कोई भूल करेगी, इसके लिए जो रणनीति बनाई जा रही है और लगता है कि बीजेपी अपने तरफ से कोई फेस जो है दे सकती है। और कौन फेस होगा वो जो है वो अहम है। चलिए उस फेस पे तो अभी थोड़ा सा वक्त है, हो सकता है बहुत सारे चेहरे जो हैं वो बदले जाएं। आम आदमी पार्टी तो साफ कर चुकी है। मैं ये बता दूं कि कल ही जो हाल में बैठक हुई बीजेपी की, उसमें बीजेपी के टॉप मोस्ट लीडर जो है बैठक हुई, इसमें ये किया जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से कौन चेहरा होगा। तो 4 चेहरे की बात आ रही है। परवीन खंडेलवाल है, बासुई स्वराज है, मनोज तिवारी है, कमलजीत शेरावत है और जो साथ साथ सबसे ज्यादा जो है स्मृति ईरानी का नाम सबसे ऊपर चल रहा है, क्योंकि वो मजबूत महिला हैं और जो दबंग है और मेहनती भी है। ये जो 4 चेहरे जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, और स्मृति ईरानी का खास तौर पर हम नाम ले रहे हैं, ये वाकई इतने बड़े चेहरे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी राह मुश्किल हो जाएगी? क्योंकि इसीलिए आपको बता आम आदमी पार्टी के लिए तो साफ है भाई अरविंद केजरीवाल। देखिए इसीलिए बता दें आपको कि पहले तो मैं 4 चेहरे का बात कर लेता हूँ। एक तो स्मृति ईरानी हो गई, परवीन खंडेलवाल जो चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव जीते हैं, बांसुरी स्वराज न्यू दिल्ली से जीती है, मनोज तिवारी नॉर्थ ईस्ट से जीते हुए हैं और कमलजीत शेरावत जो है वेस्ट दिल्ली से जीते हैं। आपको बता दें कि जब केजरीवाल जो है अपने पीक पे था भ्रष्टाचार आंदोलन के खिलाफ, तो उस समय 2013 और 12 में इलेक्शन जो हुआ था उसमें जो है बीजेपी नंबर 1 पार्टी हुई थी। 31 सीट बीजेपी को मिली थी और 27 या 29 सीट जो है आम आदमी को मिली थी, क्योंकि उसमें हर्षवर्धन एक चेहरा था और उनको प्रोजेक्ट किया गया था। तो उनको देखिए उतनी पॉपुलैरिटी थी और उसकी वजह से, केजरीवाल की वजह से, इवन की जो है केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार हार गई थी, जिसमें मोदी फैक्टर भी था, बीजेपी का भी फैक्टर था। तो समझिए जब कोई आदमी जो है आंदोलन से निकलता है और उसके रथ को पहली बार रोक देता है, वो हर्षवर्धन थे। उसके बाद हर्षवर्धन जैसे नेता को कभी दिल्ली में लाया नहीं गया और 2000 आपको जो है 15 में आपको बता दें कि किरण बेदी को लाया गया था। तो किरण बेदी जो है उस हिसाब से लास्ट मोमेंट में लाया गया था। तो किरण बेदी जो है उस हिसाब से काम नहीं की थी और उस जनता में पकड़ नहीं थी, जमीन में पकड़ नहीं थी, उनको सडनली उतारा गया। बीजेपी का ये आकलन था कि किरण बेदी आने से जो है केजरीवाल को दिक्कत हो सकती है। तो वहाँ पे जो है उसके बाद जो है फिर देखिए आप मनोज तिवारी रहे, मनोज तिवारी लेकिन सवाल वही है ना, सतीश उपाध्याय थे, अभी जो आपका जो बीजेपी अध्यक्ष है। तो ऐसे चेहरे नहीं हैं जो केजरीवाल को टक्कर दे सकता है। लेकिन अब सवाल फिर से वही बनता है ना कि जब इतने बड़े बड़े चेहरे नहीं टक्कर दे पाए, तो इन चेहरों में आखिर ऐसी क्या बात है कि ये टक्कर दे लेंगे? देखिए चेहरे में बात यही है कि बीजेपी के पास विकल्प क्या है।
बीजेपी के पास विकल्प क्या है? बीजेपी के पास यही विकल्प है। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज की बेटी है और सुषमा स्वराज जो है एक बार सीएम रह चुकी हैं, तो बांसुरी स्वराज अभी यंग है और जो है मेहनती है, तो एक टक्कर दे सकता है। बीजेपी का देखिए किसी बुरे स्थिति में उसका कैडर जो है ना मजबूत है, उससे करीब 33 से 40% वोट विधानसभा में ले आता है, लोकसभा में वो 50% से ज्यादा जाता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि आप चेहरा ला रहे हैं, उसको प्रोजेक्ट अभी 4 महीना 5 महीना पहले से प्रोजेक्ट करेंगे और उसको जमीन पे उतारेंगे, तो हो सकता है कि जो है स्थिति बदलेगी। अच्छा, दिल्ली के मूड की बात करें तो दिल्ली का मूड क्या है? क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की तो साफ है कि अरविंद केजरीवाल, बीजेपी भी अब पूरा अपना मूड जो है बना चुकी है, 4 चेहरों पे दांव लगाने को तैयार है। लेकिन दिल्ली की जनता का क्या मूड है? क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल रिपीट होंगे? कैसे संभव है? देखिए, केजरीवाल जो है 2020 में जीते थे तो उन पे भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, तो अब भ्रष्टाचार के आरोप में जो है वो जेल जा चुके हैं, उनके मंत्री जेल जा चुके हैं, आम आदमी के काफी नेता जेल जा चुके हैं। ये तो भ्रष्टाचार का आरोप जो है बहुत बड़ा आरोप लग गया। और किसी भी स्टेट में अब 2013 से ऑलमोस्ट जो है सीएम है, तो किसी भी स्टेट में आप जो है 11 साल से 12 साल से जो है सीएम है, तो उसके बाद तो एक सवाल या एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करता है। तो उस पर डिपेंड करता है कितना एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। सबसे बड़ा जो है किसी इलेक्शन में जो है सबसे बड़ा होता है चेहरा, नेता, उसके बाद होता है पार्टी, उसके बाद आपका संगठन, उसके बाद केडर, उसके बाद आपका जो है विचारधारा क्या है। तो विचारधारा के मामले में जो है बीजेपी के विचारधारा बहुत स्ट्रांग है। केजरीवाल जो जीतते हैं वो केवल जो फ्री बेज राजनीति और भ्रष्टाचार के नाम से जीते थे, तो भ्रष्टाचार का जो उनका एजेंडा था वो उसमें खुद फंस गए हैं। अब बच क्या गया? बच गया फ्री रेवरी की राजनीति, जिसमें पानी बिजली का मुफ्त देने की बात की गई थी, प्लस स्कूल सुधारने की बात हुई है, स्कूल में सुधार बोला जा रहा है, अस्पताल में सुधार बोला जा रहा है। तो ये सारे लेकिन दिल्ली की जनता को लुभाने के लिए बातें हमेशा से रही हैं। चुनाव की जो जमीन है वो इसी पर तैयार की जाती है। क्या वाकई ये जो काम लोगों के लिए बताए गए हैं, क्या वाकई दिल्ली की जनता उन कामों को होते हुए देख पाई है? क्योंकि काम तो जिस हिसाब से हुए हैं वो तो जग जाहिर है। ऐसे में जमीन कितनी मजबूत है? और अगर हम कहें कि निर्णायक नीति की भूमिका जो हम कहें इस पूरे मामले को लेकर, तो वो क्या कहती है? देखिए, 2 चीजें समझ लीजिए कि यहाँ दिल्ली ऐसा कैपिटल है कि यहाँ पे आधा काम जो केंद्र सरकार करता है, उसका आधा काम जो राज्य सरकार करता है। जैसे दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस की पूरी सैलरी जो है वो केंद्र सरकार देती है, करीब 60 से 65-70 हज़ार है। उसके बाद जमीन जो है वो केंद्र सरकार के पास है। आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, दिल्ली की सड़कें भी बनाता है, बहुत सारा काम केंद्र सरकार भी करता है, लेकिन क्रेडिट केजरीवाल भी ले जाते हैं। तो केजरीवाल का जो बेसिकली हार्डकोर वोटर जो है वो नीचे तबके में है, गरीब तबके में है, मध्यम वर्ग में है, जिससे पानी बिजली जो मुफ्त मिल रहा है वो है। लेकिन आपको राजनीति समझाते हैं, दिल्ली की राजनीति देश की राजनीति की सबसे अहम जो है एक तरह से एग्जाम्पल है। आपको बता दें 2013 से 2015 के बीच विधानसभा का चुनाव हुआ 2013 में, तो वहां पे केजरीवाल आगे थे। 2014 में जो है लोकसभा का चुनाव हुआ तो 7 सीट बीजेपी जीत जाती है। उसके बाद फिर 2020 में विधानसभा का चुनाव होता है तो केजरीवाल जीतते हैं। फिर 2019 में जो है बीजेपी जीतती है, 2024 में जीतती है। आपको बता दें 13 से 15 के बीच में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, 4 चुनाव हुए थे वहां पे। एक विधानसभा में आम आदमी आगे थी, जीत गई थी। बीजेपी जो लोकसभा जीत गई थी, एमसीडी जो है बीजेपी जीती। फिर जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव होता है उसमें थोड़ी सी आम आदमी को सफलता मिली थी उस समय। तो हर 4 महीने में वहां पे मूड बदलता रहा है, तो बड़ा डिफिकल्ट है यहाँ पे। 3 महीने में मूड बदलता है, लोकसभा के लिए अलग सोचता है, विधानसभा के लिए अलग सोचता है, एमसीडी के लिए अलग सोचता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव में अलग सोचता है। तो यहाँ दिल्ली के मूड को समझना बहुत आसान नहीं है। तो बड़ा ये अद्भुत, आपको मैं एक डेटा बताता हूँ कि अभी जो 2020 में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो उसमें केवल 8 सीट बीजेपी को मिली थी, अब 62 सीट जो है आम आदमी को मिली थी। उसके बाद जो है आपको 2015 में सबसे थम्पिंग मेजोरिटी बीजेपी को जो 3 सीटें मिली थी, 67 सीट जो है आम आदमी को मिली थी। बहुत जबरदस्त हुआ था। लेकिन लोकसभा में जाए तो सीधा पलट जाता है। वो 2014 में भी बीजेपी जीती, 2019 में भी जीती, 2024 में जीती। जो लोकसभा में बीजेपी का सीट 50% से ऊपर जाता है, वहीं पे जो है लोकसभा में आम आदमी का वोट जो है 30%। लेकिन इसमें सवाल ये है, जो आंकड़े मैं देख रही हूँ या हमने जो देखे हैं, अक्सर मोदी सरकार प्रदेश में जीतती है लेकिन दिल्ली में हार जाती है। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि अगर मोदी सरकार, अगर हम कहें बीजेपी में दम है, तो वो दिल्ली में दम क्यों नहीं दिख रहा है? दिल्ली की जो जमीन है वो
ऐसी खोखली सी क्यों है बीजेपी के लिए? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, राजनीति में बताया कि लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है। लोकसभा का जब चुनाव होता है तो मोदी जो निर्णायक नेता माने जाते हैं, पूरे देश में निर्णायक नेता होते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके 5-6 फैक्टर है। विधानसभा में आपका नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, तब मोदी फैक्टर काम करेगा। यदि आपका नेतृत्व बहुत कमजोर है, यदि दिल्ली में कोई केजरीवाल के खिलाफ में कोई चेहरा नहीं है, तो मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। मोदी फैक्टर दिल्ली में ही नहीं काम करता है, मोदी फैक्टर जो बिहार में भी काम नहीं करता है, मोदी फैक्टर जाके जो बंगाल में काम नहीं करता है, मोदी फैक्टर जाके तमिलनाडु में काम नहीं करता है, क्योंकि वहां पे बीजेपी का स्टेट लीडर जो है नहीं है। यदि स्टेट लीडर जहां पे होता है वहां पे काम करता है, या तो कोई लीडर नहीं हो तब मोदी फैक्टर, यदि मान लीजिए ना बीजेपी का चेहरा हो ना आम आदमी का चेहरा हो, तब मोदी फैक्टर काम कर जाता है विधानसभा में। लेकिन यदि विपक्ष का चेहरा यदि निर्णायक नेता है तो वहां पे बीजेपी का निर्णायक नेता होना जरूरी है। यदि निर्णायक नेता नहीं है तो वहां पे फिर काम नहीं हो पाएगा। इस रेस में कांग्रेस कहां से आ जाती है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी और दिल्ली में अक्सर हमने देखा, पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी देखा गया है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर लेती है। कांग्रेस जो है वो अपनी जमीन तलाश रही है, काफी वक्त से मिल नहीं रही है, जबकि एक लंबी पारी शीला दीक्षित ने कांग्रेस की उसमें ही जीती है। लेकिन यहाँ कांग्रेस कितना खेल बिगाड़ सकती है इस विधानसभा चुनाव में जो होगा दिल्ली में? देखिए, आपको बता दें 2012-13 के पहले जो आम आदमी का अस्तित्व नहीं था, तो आम आदमी को वोट कहाँ से मिला? तो आम आदमी टोटल जो कांग्रेस का वोट जो है खा गई। ठीक है, तो वो जो है विधानसभा में खा गई, कुछ बीजेपी का भी खाई, लेकिन बीजेपी का हार्ड कोर वोट जो है वो 30 से 40% रहता है। अब क्या हुआ कि राहुल गांधी का रिवाइवल हुआ है। राहुल गांधी का रिवाइवल हुआ है चूंकि आज विपक्ष के नेता के तौर पे, और जो है पूरे देश में विपक्ष उसको जो अपना नेता मान रहा है, फिर यहाँ पे दिल्ली में भी जो है वो रिवाइव कर रहे हैं। तो अब चूंकि कांग्रेस यदि रिवाइव करेगी तो केजरीवाल के लिए मुश्किल होगी। यही फैक्टर जो है केजरीवाल के लिए अग्नि परीक्षा होगी। अग्नि परीक्षा चूंकि कांग्रेस के एक तरफ वोट खाने का काम करेगा, दूसरा यदि बीजेपी इस तरह का चेहरा लाती है जो केजरीवाल के टक्कर में ना हो, लेकिन कम से कम 19 का आंकड़ा हो, मतलब वो 20 और जो है और 15 का आंकड़ा नहीं हो, 19-20 का आंकड़ा गैप ज्यादा ना। हाँ, तो वो 2 फैक्टर हो सकता है केजरीवाल के लिए। केजरीवाल के लिए मुश्किल की 3 बातें हैं। एक बातें जो कांग्रेस का रिवाइवल, दूसरी बातें जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तीसरा जो है आपका ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, चौथा जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। 4 फैक्टर जो है वो मोदी के लिए केजरीवाल के लिए वो मुश्किल पैदा कर सकता है। तो अभी डिपेंड कर रहा है कि आतिशी आई है, आतिशी जो है भले वो मुख्यमंत्री होगी, लेकिन ये जो रिमोट कंट्रोल केजरीवाल के हाथ में ही होगा। तो केजरीवाल कैसे उनको खेलते हैं, कैसे उनको चलाते हैं, कैसे उनको जो कंट्रोल करते हैं। तो एक कहने का आतिशी है, लेकिन चेहरा केजरीवाल का ही रहे। बिल्कुल, और बीजेपी तो इसे कहती आई है। बीजेपी ने हालांकि थोड़ा सा विवादित रहा ये बयान, लेकिन कठपुतली तक कह दिया आतिशी को। चलिए, मतलब अगर हम चैलेंजेस की बात करें, अब आतिशी के सामने दिल्ली को संभालना, 4 महीने के लिए सत्ता पर बैठना एक बड़ा चैलेंज है। कैसे आतिशी इस चैलेंज से 2-4 होंगी और क्या वाकई काम कर पाएंगी जैसा उन्होंने लोगों से वादा किया है दिल्ली की जनता से अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में? उन्होंने देखिए, आतिशी बोले एक मोहरा है और वो बोल रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से काम कर रहा है। तो आतिशी ही केजरीवाल है, केजरीवाल ही आतिशी है। क्योंकि केजरीवाल जो है जैसे बोलेंगे वो पर्दे के पीछे वही काम आतिशी करेगी। आतिशी उनको गुरु मान चुकी है। आतिशी बोल रही है कि हम जो है विधानसभा के बाद फिर केजरीवाल चेहरा होंगे, फिर सीएम वही होंगे। तो ये मत समझिए कि वहाँ पे जो है केजरीवाल अलग हो गए। भले आतिशी सीएम है तो आप उस हिसाब से रिमोट कंट्रोल, जैसे मनमोहन सिंह जो है पीएम होते थे और सोनिया गांधी रिमोट कंट्रोल चलाती थी, इसी तरह आतिशी जो है सीएम हैं, लेकिन रिमोट कंट्रोल जो है केजरीवाल का है। केजरीवाल जो आम आदमी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो उनको राजनीति आती है, वो पढ़ा लिखा आदमी है, राजनीति कैसे की जाती है, कैसे बीजेपी को मात किया जाता है, कैसे बीजेपी को हम ट्रैप में कर सकते हैं, वो सारा खेल जानता है, जनता के मूड को भी समझता है। तो केजरीवाल जो बहुत बड़ा चेहरा है और कैसे उनको जो है आतिशी उनके गाइडेंस निर्देश पे चलेगी, अब जो है उस पर डिपेंड करता है कि बीजेपी इसके केजरीवाल के टक्कर में इस बार क्या कर रही है। लगातार जो बीजेपी चुनाव हारती रही है, इस बार क्या करेगी? क्या फिर उसी तरह हारती रहेगी कि फिर नया प्रयोग करेगी? या ये जो चेहरे हैं ये कमाल दिखा पाए? हाँ, ये चेहरा हो सकता है, ये हो सकता है, दूसरा भी चेहरा हो सकता है, क्योंकि हर्षवर्धन बहुत एजेड हो गए हैं। हर्षवर्धन की छवि बहुत जो है ईमानदार की रही है, मेहनती की रही है, डॉक्टर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में तो कमाल नहीं कर पाए ना, तब भी दिल्ली में कमाल नहीं कर पाए। देखा जाए तो बीच में ये भी कहा जा रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन बीजेपी की ओर से साफ था बिल्कुल, लेकिन वो चेहरा फिर भी कमाल नहीं कर पाए। तो इस पर दांव बीजेपी अब दोबारा से लगाना नहीं चाहिए। आपको ऐसे नहीं देखना पड़ेगा, हर्षवर्धन को ऐसे देखना पड़ेगा जो
2013 का विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो बोले 2012 जब पार्टी केजरीवाल ने पार्टी बनाई थी, उसके बाद भ्रष्टाचार एक तरह से उफान था, अन्ना आंदोलन, उसके बाद केजरीवाल उस मुद्दे को लेकर जब चुनाव में गए और हर्षवर्धन उस समय बीजेपी का चेहरा था, तो वही भाई बता रहा हूँ, बीजेपी नंबर 1 पार्टी हुई थी, केजरीवाल नंबर 1 पार्र्टी नहीं हुए थे। उसके बाद क्या किया, लगा कि अरे मोदी मेरा इतना बड़ा चेहरा है, सब जगह जो है बीजेपी जीत रही है, यहाँ पे भी जीत जाएंगे। तो बीजेपी, ये जो बीजेपी का मंसूबा था, बीजेपी की रणनीति थी, उससे सारे रणनीति पे पानी फिर गया, फेल हो गई। उनको भी समझ में आ रही है कि निर्णायक नेता के बिना यहाँ पे चुनाव जीतना आसान नहीं होगा। चलिए, अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में जब होंगे विधानसभा चुनाव दिल्ली के, तो फिर क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपनी जीत जो है वो दर्ज कराएगी, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता एक बार फिर से स्वीकार करेगी, या फिर बीजेपी जो चेहरे लेकर आगे चल रही है वो चेहरे कमाल दिखा पाएंगे? ये सवाल तो बने हुए हैं, और इन सवालों के साथ साथ एक बात तो साफ हो जाती है कि दिल्ली की जो राजनीति की डगर है वो किसी के लिए भी आसान नहीं होने वाली, ना बीजेपी के लिए होने वाली है और ना ही आम आदमी पार्टी के लिए। चुनाव में जो है किसी का आसान नहीं होता है। खासकर वो बता दें कि 2004 में वाजपेयी हार गए थे, सैनी इंडिया की बात कर रहे थे, मोदी जो है अब की बार 400 पार, लेकिन क्या हुआ ये पता किसी को नहीं है। जनता के मूड को पकड़ना आसान नहीं होता है, खासकर दिल्ली की जनता को, दिल्ली की जनता, देश की जनता, किसी के मूड को पकड़ना आसान नहीं होता है कि इवन की आप लोकल चुनाव में नहीं पकड़ सकते हैं। तो ये तो बड़ा चुनाव। और ये जो आंकड़े अभी आपने दिखाए ये बता ही रहे हैं कि विधानसभा का अलग रिजल्ट हो जाता है, उसके बाद में लोकसभा का अलग है। आपको 1.5 साल में दिल्ली में 4 चुनाव हुए, चारों में 4 डिफरेंट परिणाम हुए। तो ये दिल्ली का जो है कितना मतलब क्षणभंगुर मन है, वोटर का मन कितना क्षणभंगुर है कि विधानसभा में केजरीवाल, लोकसभा में मोदी, एमसीडी में जो है बीजेपी, उसके बाद जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव में जो फिर जो है बीजेपी या एबीपी। तो इस तरह के वहां पे चूंकि क्षणभंगुर है, इसको समझना बहुत आसान नहीं होता है और चीजें बदलती रहती है, डिपेंड करता है कौन बड़ा प्लेयर है, कौन अच्छा प्ले कर रहा है, कौन और ट्रैप कर रहा है। तो इसमें 5-6 फैक्टर होते हैं, जिसमें नेतृत्व हो गया, प्लस रणनीति, कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे जनता के मूड को पकड़ते हैं, जनता के भाव को समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, और जनता का मूड क्या कहता है ये तो कुछ टाइम के बाद साफ होगा। लेकिन आतिशी तो ये वादे कर चुकी हैं कि बहुत जल्द दिल्ली में जो कामकाज रुका हुआ है वो दिल्ली की जनता के लिए उन कामों को एक बार फिर से शुरू करेंगी, और दिल्ली की जनता एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को स्वीकार करें, ऐसी उन्होंने अपील भी लोगों से की है। और ये बहुत ही अहम मुद्दा, अहम टॉपिक था जिसको लेकर आज हम जुड़े थे। धर्मेंद्र जी हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को, राजनीति को समझते हैं, तो हमें भी समझाते हैं और हम अपने माध्यम से आपको भी बता रहे हैं कि दिल्ली में क्या चल रहा है, दिल्ली में क्या संभावनाएं बन सकती हैं, आने वाले चुनाव में क्या हो सकता है, बीजेपी जो चेहरे लेकर चल रही है उन चेहरों पर दांव लगाना कितना सही रहेगा, ये सभी आज हमने आपको बताया। हम कल फिर से एक और नए मुद्दे के साथ, नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आएंगे। तब तक आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए, और हम आपसे ये ज़रूर कहना चाहते हैं, अगर आप अपना कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हम